नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे केरल के बारे में, केरल में हुए चुनाव के बारे में और उस चुनाव परिणाम के बारे में। केरल से जो जनादेश मिला है उसके क्या मायने हैं, क्या निहित अर्थ हैं, राष्ट्रीय राजनीति पर केरल के चुनाव का क्या असर पड़ेगा, इस बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे साथी नरेश के साथ। नमस्कार जी। नमस्कार जी कुलदीप जी, आपका चैनल पर स्वागत है। तो साथी, अभी आपने बिल्कुल करीब से देखा होगा कि जो कई राज्यों के चुनाव हुए हैं उनमें केरल के अंदर भी चुनाव हुआ, उसका परिणाम आया है। और अब तो सभी जानते हैं कि केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो एलडीएफ है, वाम जनतांत्रिक गठबंधन, उनकी करारी हार हुई है। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस का एक गठबंधन है उसकी जीत हुई है। और उसकी कितनी सीटें आई हैं वो तो सभी मीडिया में चल ही रहा है। मूल बात ये है कि जो ये हार हुई है वाम जनतांत्रिक गठबंधन की या पिनरई विजयन सरकार की, इसका आप मूल कारण क्या मानते हैं? इस हार की ठोस वजह क्या है? अपन एक बात समझनी चाहिए कि कम्युनिस्टों के हार और जीत, कम्युनिस्टों का चुनाव लड़ना और किसी दूसरी बुर्जुआ पार्टी का, पूंजीवादी पार्टी का चुनाव लड़ना, इनमें दोनों में सैद्धांतिक अंतर है, वैचारिक अंतर है, व्यवहारिक अंतर है। इसको अपन जो है समझने की जरूरत है। ये अपने आप में बड़ी परिघटना है। आप सोचो, 50 साल में पहला एक दौर आया है, 50 साल में, जब लेफ्ट किसी भी सूबे में अभी सरकार में नहीं रहा। 50 साल का ये पूरा घटनाक्रम है। और आप मतलब समझ में नहीं आता, कई बार सारे विशेषज्ञताएं सारी जो है वो फेल हो जाती हैं जब आप देखो कि केरल वो देश है, वो प्रदेश है केरल, जहां पे अति गरीबी पूरी तरीके से खत्म कर दी गई। केरल वो प्रदेश है जो मतलब बाल्टियों में चंदा इकट्ठा कर करके जो है एजुकेशन का काम कराया गया, जहां पे एजुकेशन का पूरे देश में मॉडल बना। और स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा मॉडल केरल है। केरल में आपको जेब से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। अगर आप गरीब हो तो आप सरकारी हॉस्पिटल में जाओगे, आपका फ्री इलाज होगा। और वहां के हॉस्पिटल यहाँ के सरकारी अस्पताल से जो, तो वहां यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा बेहतर वहां के सरकारी हॉस्पिटल है। अब केरल एक ऐसा स्टेट है जो मानव सूचकांक में पहले नंबर पर रहता है। इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद जब चुनाव में जो है कम्युनिस्ट आते हैं तो उसका जो है चिंतन मंथन भी जो है वो अलग तरीके से करने की जरूरत है। क्योंकि दुनिया भर की जो है वो निगाहें कम्युनिस्टों के ऊपर होती है। दुनिया भर का जो बुर्जुआ वर्ग है वो कम्युनिस्टों को हराना चाहता है। वो अपने तमाम संसाधनों को कम्युनिस्टों को हराने में जो है वो झोंक देना चाहता है। अब पुरुलिया की आपने घटना सुनी होगी, जब अमेरिका ने ज्योति बासु की सरकार को हराने के लिए पुरुलिया में जहाज से जो है हथियार गिराए थे। वहां पे नक्सलवाद को जो है समर्थन देने के लिए वो नक्सलवाद उन हथियारों का प्रयोग करे और कम्युनिस्ट पार्टी के जो है वो उसको उखाड़ने में वो काम करे। ये कितनी बड़ी घटना है। तो जब कम्युनिस्टों की बात आती है तो उसको हराने के लिए तमाम जो बुर्जुआ लोग हैं वो एकजुट हो जाते हैं। पूरी दुनिया की जो है पूंजीवादी, ये कहने की कोशिश करे होगा जो कम्युनिस्ट पार्टियों को चुनाव में हराने के लिए जो पूंजीपतियों की ताकत है वो बिल्कुल केंद्रित होकर एक संगठित एक जगह लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब बड़े पैमाने पर चाहे पैसा है, चाहे हथियार है या दूसरी तिकड़ में अंधाधुंध प्रयोग होता है पैसे का। ऐसा ही केरल में हुआ है। ऐसा ही केरल में जो है वो अलग नहीं है। हर बार सबसे ज्यादा पैसों के रिकॉर्ड टूटते हैं। जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव में होती है उसको हराने के लिए जो विपक्षी पार्टी तमाम संसाधन जुटा देती है। कायदे से तो लेफ्ट इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन और कायदे से कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन का चेहरा है। बढ़ता यह है कि राहुल गांधी जी पूरी ताकत लगाए बीजेपी को हराने के लिए। और बीजेपी की और कांग्रेस की सीधे अगर कहीं टक्कर थी इन चुनावों में वो असम में थी। अब राहुल गांधी ने और प्रियंका ने असम की तरफ मुंह भी नहीं करा।
पूरा डेरा डाल दिया केरल में कि किसी भी रूप में जो है लेफ्ट को रहा जा सके। तो पूरा जो है पूरा तंत्र जो है वो जोक दिया। और एक और इसमें फिनोमिना है कि ये बात समझ में नहीं आती, हर बार ये हो रहा है। लोकसभा में बीजेपी के वोट थे 20%, अभी एकदम अचानक आधे घट जाते हैं, 11% वोट आते हैं। 9% गिरा, 9% का वोट जो है बीजेपी का जब विधानसभा चुनाव आते हैं वो घट जाता है। आधा वोट जो है वो बीजेपी का कहां चला जाता है। मतलब ये संभावना भी लगती है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में लेफ्ट को हराने के लिए यूडीएफ के पक्ष में जो है कहीं ना कहीं आरएसएस के कार्यकर्ता यूडीएफ के वोट डलवाते हैं। तो कुछ जगह पे खासकर जहां पे वो प्रभावित कर सकते हैं या जहां पे बीजेपी कहीं मुकाबले में नहीं दिखती, वहां पे कम से कम जो है इस तरह के प्रयास जरूर होते होंगे, मैं दावे के साथ में नहीं कह सकता। दूसरा, फिर चुनाव आज के टाइम पे लोग चुनाव जिस रूप में भी चुनाव करते हैं, मतलब एक घटना के द्वारा जो समझा जा सकता है, क्योंकि हार और जीत को बीजेपी ने नैतिकता से जोड़ दिया है। भाई हम चुनाव जीत गए इसलिए हम सही हैं। जो चुनाव जीत गया वो सही है, सही काम करे होगे तभी चुनाव जीत गया। और कोई चुनाव हार गया तो इसलिए चुनाव हार गया कि उसने चुनाव मतलब उसने ठीक काम नहीं करे। तो आप इरोम शर्मिला का नाम सुना आपने? पूरी दुनिया ने 16 साल वो हड़ताल पे रहे, ग्लूकोज पे जिंदा रहे। पूरी जवानी उसने जो है वो मणिपुर में लगा दी। लेकिन जब उसने चुनाव लड़ा तो 89 वोट आए। मणिपुर में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ये कहे कि इरोम शर्मिला जो है गलत है। लेकिन दूसरा एक उदाहरण है कुलदीप सेंगर का। कुलदीप सेंगर जेल में है, बलात्कार के नाम पे जेल है, हत्याएं करके जो है जेल में है, लेकिन उसकी पत्नी जो है वो चुनाव जीत जाती है। ये चुनावी व्यवस्था इस रूप में काम करती है। मतलब जो चुनाव जीत कौन सकता है, चुनाव का जो भावार्थ है वो ये है कि कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाए, इससे ये सिद्ध नहीं हो सकता कि वो सही है, ठीक बात, वो सच्चा है, वो खरा है। और कोई व्यक्ति चुनाव हार जाए, कोई पार्टी गठबंधन, उससे ये सिद्ध नहीं हो सकता ये खराब है, ये गलत है या अमानवीय है। यही मोटे तौर पर आपकी बातचीत का सार है। मैं एक थोड़ी ये कहने की कोशिश कर रहा था, जो केरल के अंदर जो चुनावी हार हुई है माकपा की या एलडीएफ सरकार की, तो इसका एक जो बड़ा कारण भी आपने जो बताया, इसके अलावा भी जो आपका जो कहने का वहां पे फैक्टर जो काम करे हुए, जो वहाँ सांप्रदायिक जो असर है, सांप्रदाय, मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर, में वो चाहे सांप्रदायिकता, हिंदू कट्टरवाद की सांप्रदायिकता या आरएसएस उसके घटक संगठन, या वो मुस्लिम कट्टरवाद, आप देखोगे वहाँ एक इलाके में आज भी मुस्लिम लीग एक बड़ी ताकत है, जब पूरे देश में मुस्लिम लीग का अस्तित्व उस ढंग से नहीं बचा, लेकिन केरल में फिर भी है जो मोहम्मदन या मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, या वहाँ एक ईसाई कम्युनिटी भी बड़ी संख्या में है। तो जो चर्च से जुड़े कट्टरवादिता होगी, ईसाई कट्टरवादिता होगी, इस फैक्टर को आप कितना देखते हो? वहाँ जो सांप्रदायिक राजनीति है ना, वो कितना असर डालती है, इसका कितना रोल है? क्योंकि सांप्रदायिक ताकतें कभी नहीं चाहेंगे कम्युनिस्ट सत्ता में आए, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। इनका कितना रोल है, आप इसको कितना बड़ा मुद्दा मानते हो सांप्रदायिकता का? खैर, सांप्रदायिकता के सवाल के ऊपर दूसरे देश को और केरल को एक नजर से नहीं देखा जा सकता। केरल में मंदिर मस्जिद बिल्कुल उनकी दीवारें लगती हुई मिलेगी। कभी आपने सुना होगा केरल में कोई दंगा हो गया, इस तरह की जो है अंध सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद जो है वो केरल में उसकी जगह है नहीं। केरल में क्योंकि लंबे समय तक सबसे पहले विपक्षी पार्टी जो है वो कोई बनी थी, वो लेफ्ट की, जो केरल में ही बनी थी। तो एक लंबी विरासत केरल में है। तो उस एक इतने लंबे एक वामपंथी विरासत, एक कम्युनिस्ट विरासत ने जो है वहां के ताने बाने को जोड़ के रखा है। पुरानी भी जो है नारायण गुरु की जो विरासत है वो एक केरल को बिल्कुल दूसरे देश के दूसरे, खासकर नॉर्थ इंडिया में बैठ के हम इस तरीके की कल्पना नहीं कर सकते कि वहां पे इतने मुस्लिम है, इतने ईसाई है, तो वो आपस में लड़ते रहते होंगे और उसमें कोई वो बहुत बड़ा फैक्टर रहता होगा। लेकिन फिर भी एक हिस्सा जो है उसको पोलराइजेशन जो है हर जगह पे, वो आइडेंटिटी के नाम से, पहचान के नाम से हमेशा इसकी संभावना जो है वो रहती है। वो
जो कम से कम वो दंगों में नहीं बदल पाता, लेकिन वो चुनाव में कहीं ना कहीं उसका एक असर जो है वो रहता है। लेकिन लेफ्ट को जो है तमाम तरह के जो वोटर जो है वो वोट एक साथ करता है, एकजुट होकर जो है वोट जो है लेफ्ट को जो है वो मिलता है। लेफ्ट की वहां पे एक पहचान जो इस रूप में है। इसमें दो सवाल होते थे मेरे। एक तो कहीं ना कहीं इसका एक कारण आप ये नहीं देखते कि राष्ट्रीय राजनीति में जो वामपंथ कमजोर हुआ है, या बीइंग ए पार्लियामेंट में संसद के अंदर जो कम्युनिस्ट सांसदों की उपस्थिति निरंतर गिरती चली गई, या वो जो दूसरी जगह थे जहाँ कम्युनिस्ट सांसद चुनकर आकर के वो वहां हार रहे हैं, और उसका भी असर केरल में पड़ा हो। जैसे आज की राजनीति का आप एक ट्रेंड नहीं देख रहे कि वो टू पोलराइज हो रही है। भैया तो आप बीजेपी है और बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, या कांग्रेस है, कांग्रेस की भी सहयोगी पार्टी है। हालांकि सहयोगी पार्टी है ना, भी पल्ले कुछ नहीं बच रहा गणा, वो तो सिर्फ नाम मात्र के लिए, अस्तित्व के लिए ही खड़ी हैं। तो इस जब दो ध्रुवीय राजनीति की तरफ जा रहा है तो उसमें क्षेत्रीय दल पीछे, और उसका असर कहीं ना कहीं वाम राजनीति पे नहीं हो रहा है। जैसे आपने पता है आम मतदाता ने सेंटर में या तो बीजेपी या बीजेपी हटाओगे तो कौन उसका विकल्प, कांग्रेस है, कांग्रेस का गठबंधन है। अब केंद्र में कोई कम्युनिस्ट बड़ी भूमिका में नहीं है। इसके कारण क्या वहां आम मतदाता का मानसिकता प्रभावित नहीं हो रही? ये कोई फैक्टर आप देखते हो चुनाव में? फैक्टर बिल्कुल है, क्योंकि खासकर कई बार कांग्रेस के चरित्र के ऊपर जो, हालांकि वो कांग्रेस एक बुर्जुआ पार्टी है, उससे आप बहुत ज्यादा उससे उम्मीदें लगा भी नहीं सकते। उसका अपने जो है जो हित जहां से जुड़े वो वहीं से संचालित होते हैं। लेकिन आप देखो कि अभी इन चुनावों में भी मतलब जो केरल में लेफ्ट आ गया, बंगाल में टीएमसी आ गया, और ये तमिलनाडु में जो डीएमके आ गया, मतलब तीनों जो है क्षेत्रीय पार्टियां जो बीजेपी विरोधी पार्टियां थी, जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, वो पार्टियां जो है वो चुनाव आ रही है। मतलब वो कांग्रेस कोई जिम्मेदारी लेकर जो है, कांग्रेस भी शायद उसकी नीयत में, नेतृत्व में जो है वो गड़बड़ रहती है। कांग्रेस जमीन पे लड़ना नहीं चाहती, लड़ना जानती नहीं, उनका कोई इस तरह का लड़ने का कोई अनुभव भी नहीं रहा। वो हमेशा वेट एंड वॉच का जो की राजनीति करती है। भाई जैसे ही जो है बीजेपी से तंग हो जाएंगे लोग, वो कहाँ जाएंगे, वो कांग्रेस के पास ही आएंगे। तो इस तरह की एक राजनीति करती है, और इस तरह की राजनीति करती है कांग्रेस कि किसी भी रूप में जो है एक बार जो है वो बीजेपी से जो टक्कर लेती हुई जो वो नहीं दिखे। बीजेपी को हराना, बीजेपी का मुकाबला करना है, जो मैंने अभी जो केरल का और असम का जो उदाहरण देके बताया, इस रूप का लोकसभा में भी आपने देखा होगा। लोकसभा में जब राहुल गांधी जो है वो राष्ट्रीय फेस था, एक राष्ट्रीय फेस को लड़ते हुए दिखना चाहिए था बीजेपी सरकार के खिलाफ, जबकि उसने अपनी जो पुश्तैनी सीट को छोड़ के वो वहां से गया और केरल में जाके चुनाव लड़ा। तो ये कुल मिला के जो है वे कांग्रेस का भी ये उसको लगता है कि वेट एंड वॉच करो। उस वेट एंड वॉच की स्थिति में हमें मारा भी उतरी है बीजेपी को हराने। कांग्रेस लगभग ये स्वीकार कर चुकी है आमने रह सकते बीजेपी ने, लेकिन जब भी बीजेपी आ रहा है कोई और पार्टी ने फायदा नहीं, कोई और दल जो है वो ताकत में नहीं दिखना चाहिए। जब भी बीजेपी आ रहा है तो उसका जो है फायदा हमने मिलना चाहिए। वो इस स्थिति में जो कांग्रेस ये न्यू भी हो रही है बीजेपी को हराने के लिए, जो सही मायनों में धर्मनिरपेक्षता या संविधान की रक्षा चाहती हैं, जो पार्टियां कांग्रेस के साथ गठबंधन करती हो, कांग्रेस उन्हें नरवाती है। जैसे मैं एक दो बातें उदाहरण दूंगा। जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय खड़गे जी हैं, बहुत मैच्योर और सुलझे हुए एक बुजुर्ग राजनेता हैं, राहुल गांधी जी हैं, या दूसरी जो कांग्रेस की लीडरशिप है। दिल्ली की घटना है, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने ये मांग की वह मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो। मतलब आपकी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है, आपकी प्रदेश इकाई ये करिए इसको गिरफ्तार करो। ऐसी कुछ बातचीत उन्होंने केरल में कही कि वह पिनरई विजन को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, ईडी के छापे क्यों नहीं लग रहे। इवन कांग्रेस के बड़े नेतृत्व ने यूं भी कहा कि भाई जो सांप्रदायिकता से लड़ने का जो रिकॉर्ड है ना, वो कम्युनिस्ट नहीं है। बल्कि ये कहा राहुल गांधी ने खुद केरल में जाके बी टीम है, लेफ्ट जो है
वो बीजेपी की बी मतलब टीम है। माकपा भाजपा की बी टीम है, ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि बल्कि जो आरोप दुनिया में देश में मतलब दो ही तरह का पोलराइजेशन, जो राजनीतिक पोलराइजेशन माना जाता है, एक दक्षिण पंथ और एक वामपंथ। आप वामपंथ को दक्षिण पंथ की बी टीम बता रहे हो, जबकि तमाम कांग्रेसी लोगों के लिए जो है वो बीजेपी जो है वो एक बी टीम के रूप में रहती है। कांग्रेस में अगर जगह नहीं मिली तो बीजेपी में जा सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा जो आइडियोलॉजिकल फर्क जो है वो है। ऑर्गेनाइजेशन भी कहा है, कांग्रेस तो एक फैक्ट्री बनेगी जो बीजेपी के लिए कार्यकर्ता तैयार करते हैं, नेता उपलब्ध कराती है, नेता उपलब्ध करवाते, कार्यकर्ता उपलब्ध करवाते हैं। तो एक और जी सवाल है जी, आप जो केरल की राजनीति में वाम की आ रहे हैं, इसका इस देश के जो मेहनतकश लोग हैं, चाहे वो किसान हैं, मजदूर हैं, दुकानदार हैं, कर्मचारी हैं, जो वर्किंग क्लास है, इसके जन संघर्ष हैं या इनकी जो दशा है, अब निश्चित तौर पर जो पूंजीपतियों की पार्टियां सत्ता में, तो वो पूंजीपतियों के हितों के दिशा में कदम उठाएंगी। जो ये हमले होंगे, इसका क्या असर पड़ेगा जो वाम की असेंबली में उपस्थिति गिर रही है, या जो मेहनतकश जनता के ऊपर क्या असर पड़ेगा कम्युनिस्टों की घटती हुई संसदीय ताकत का? ये तो पूरे भारत का इतिहास जो है वो सबके सामने, दुनिया का इतिहास जो है वो सबके सामने है। जब भी दुनिया के अंदर ये जो वेलफेयर स्टेट की जो कॉन्सेप्ट आया, वो रूस के दबाव में आया, सोवियत संघ के दबाव में आया। उसी रूप में जैसे जैसे लेफ्ट की ताकत भारत में जैसे जैसे संसद में, विधानसभाओं में जैसे बढ़ी है, तो आम लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए नीतियां बनी है। जैसे ही मतलब बंगाल में सरकार आई, केरल में सरकार आई या त्रिपुरा में सरकार आई, वहां पे भूमि सुधार हुआ। मतलब कितना बड़ा पूरे देश के अंदर है, मतलब एक पूरे दुनिया को एक दिखाया, एक ये भी किया जा सकता है। एक लोकतांत्रिक देश में जो एक चुनी हुई सरकार के दायरे के भीतर ही जो है, एक पूंजीवादी लोकतंत्र के भीतर भी जो है इतना कुछ जो वो करके दिखाया जा सकता है। भूमि सुधार जैसा क्रांतिकारी कदम भी जो है वो उठाया जा सकता है। पंचायती राज का जो काम करके दिखाया लेफ्ट सरकारों ने, वो अपने आप में बेमिसाल है। एजुकेशन के ऊपर जो है वो जो तीनों राज्यों में जो काम हुआ, मतलब इसको तो जो बंगाल को तो लेफ्ट से पहले काला जादू का जो देश है वो बोला जाता था। कुछ केरल के इलाकों में भी स्वामी विवेकानंद ने टिप्पणी की थी, जाते हुए ये पागलों का देश है, पागलों का देश है। मतलब जो लेफ्ट ने जो वहां पे समाज सुधार का जो आंदोलन करे, जो समाज सुधार के जो काम करे, लेफ्ट का सत्ता में आने के बाद में पूरा एक जो प्रगतिशील तत्व जो है वो सामने आए, हर जगह के ऊपर जो है वो भाईचारा आगे बढ़ा, चीजें जो है वो जो दुरुस्त होने लगी। बल्कि एक तो लेख था बादल सरोवर जी ने लिख रखा था, दुनिया के अंदर, देश के अंदर, भारत के अंदर जो भी आप अच्छा देख रहे हैं, जो भी आप बेहतर देख रहे हो, वो लेफ्ट की बदौलत है। तो ये अपने आप में जो है, अभी आप जब 62 एमपी संसद में पहुंचे थे, उस टाइम में आपने देखा, उस टाइम आदिवासियों के लिए जो भूमि अधिकार का कानून बनवा पाए, आरटीआई का कानून बनवा पाए, ये भवन निर्माण का जो है मनरेगा का कानून जो है कितना बड़ा काम था। हालांकि वो पूरा प्रचार इस रूप में होगा जैसे मनमोहन ने करे, लेकिन क्रेडिट कांग्रेस देगी। वो जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम था, लेफ्ट ने कोई मंत्रालय नहीं लिया। आप 62 सीट, आप उनके बिना सरकार नहीं बन सकती ना। 20 डिपार्टमेंट मिलते हो, प्रधानमंत्री का पद भी मिलता नहीं। अगर मतलब इस चीज के ऊपर अड़ते कि प्रधानमंत्री बनाओगे तो हम समर्थन करेंगे, तो प्रधानमंत्री का पद भी मिल जाता। मतलब एक ऐसी जगह के ऊपर जो है आपने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम पेश किया लेफ्ट ने कि आप लोगों के लिए ये करिए, आप पद अपने आप पास ही रख लो, लोगों के लिए आप ये काम करोगे तो हम आपका जो है वो समर्थन करेंगे। केरल में चुनावी पराजय के बाद पूरे वामपंथ की या माकपा की क्या भविष्य देखते हो आप? वामपंथ जीतते ना जीतते, लेकिन वामपंथ कभी हारता नहीं। वामपंथ की लड़ाई सड़कों के ऊपर रहेगी, संघर्ष आने वाले टाइम पे और तेज होंगे,
और वामपंथ जब तक दुनिया के अंदर शोषण है, जब तक दुनिया के अंदर गैर बराबरी है, जब तक दुनिया के अंदर अन्याय है, वामपंथ कभी खत्म नहीं हो सकता। सीटें कम ज्यादा होगी, विधानसभा में लोकसभा में रहे ना रहे, कोई मंत्री मुख्यमंत्री रहे ना रहे, एक बात है, लेकिन वामपंथ की जरूरत देश को है, वामपंथ की जरूरत इस आवाम को है, वामपंथ की जरूरत हर उस आदमी को है जो काम करके खाता है, जो ईमानदारी से जो अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है। इसलिए वामपंथ की प्रासंगिकता तो कभी खत्म नहीं हो सकती। और आने वाले टाइम पे जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेंगे, निश्चित रूप से जो है वो अल्टीमेट अगर कोई विकल्प है व्यवस्था का, वो वामपंथ ही है। कांग्रेस और बीजेपी जो है वो एक दूसरे का कोई नीतियों का विकल्प पेश नहीं कर सकते, वो एक दूसरे पार्टियों का रिप्लेसमेंट है सिर्फ। लेकिन अगर कोई नीतियों का विकल्प है वो वामपंथ के पास है। कांग्रेस और भाजपा की आर्थिक नीतियां सेम है। तो इसलिए जो है, क्योंकि इन समस्याओं की जड़ जो है आर्थिक नीतियों के अंदर है, इसलिए आर्थिक नीतियों का विकल्प क्योंकि सीपीएम और लेफ्ट दलों के पास ही है, लेफ्ट दल ही पेश करते हैं, इसलिए आने वाला जो भविष्य है वो कितने दिनों में कोई भविष्यवाणी इस रूप में नहीं करी जा सकती, ना करी जानी चाहिए। क्योंकि भविष्यवाणी तो सबसे बताते हैं कहानी, भाई लेनिन से बड़ा दूरदर्शी तो दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जिसने इतनी बड़ी संख्या में इतने बड़े देश में एक रेवोल्यूशन को अंजाम दिया, इतनी बड़ी संख्या में एक जारशाही के खिलाफ में सड़कों के ऊपर मजदूरों को उतार दिया, पहली एक समाजवादी क्रांति को जिसने अंजाम दिया। तो 1916 में कुछ बताते हैं कि एक कॉलेज के अंदर बच्चों की मीटिंग जो है वो लेनिन ले रहे थे, और उसमें बच्चों ने पूछा, कॉमरेड ये क्रांति जो है ये कब तक संपन्न हो जाएगी? तो उसमें लेनिन का जवाब ये था कि मेरी पीढ़ी जो है ये क्रांति नहीं देख पाएगी शायद, लेकिन आपकी पीढ़ी जो है वो क्रांति जरूर देखेगी। और क्रिश्चियन की कुछ बच्चों के साथ चर्चा करें। तो आप सोचो कि लेनिन को भी ये अंदाजा नहीं लगा पाए इतनी जल्दी आने वाले एक साल के बाद में जो है वो रूस के अंदर कोई रेवोल्यूशन होने वाला है, रूस के अंदर जो मजदूर किसानों की क्रांति होने वाली है, रूस के अंदर जो जारशाही पलटने वाली है। तो इसलिए कोई भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे जो निश्चित रूप से जो है लेफ्ट का कोई विकल्प नहीं है, लेफ्ट ही जो है रास्ता है, समाजवादी भविष्य है, और भविष्य निश्चित रूप से हमारा है। सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, और वामपंथी राजनीति, कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों को लेकर कोई सवाल पूछना है, कोई बात कहनी है, वो भी आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर दर्ज करवा सकते हैं। और चैनल के माध्यम से हम भी अपील करेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माकपा है या दूसरी पार्टी है, वो भी आत्मनिरीक्षण करें, आत्मचिंतन करें कि वो कौन से कारक हैं कि इस देश की जनता भ्रष्ट, शोषक और जनता पर अत्याचार करने वाले राजनेता या उन पार्टियों को चुनाव में जिता रही है जो उनको किसी भी तरह से खुशहाली नहीं दे सकते, और ईमानदार लोग जो दिन रात किसान मजदूर की भलाई के लिए खपते हैं, वो चुनावी हार का सामना करते हैं। इन पर विचार मंथन होगा। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कमेंट जरूर करें, निश्चित रूप से आपके हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया।